नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का कमांडेंट डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अंशुल त्रिपाठी और हीट टॉपिक की एक और वीडियो में, एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और मन लगा के अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक आप सभी लोग देख रहे हैं हमारी वॉल पे, क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन। इस टॉपिक के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं उनको पढ़ेंगे। कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको हम ध्यान में रखेंगे। उनसे रिलेटेड हम कुछ नोट्स बनाएंगे ताकि आप सभी लोगों को एग्जाम में क्या, इन फैक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो, इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत ना हो। लेकिन शुरू करने से पहले, अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट हैं, अगर आप डिफेंस ओरिएंट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कमांडेंट डिफेंस एकेडमी से जुड़ सकते हैं। आप हमारे साथ ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं, और आप हमारे साथ यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। आप अगर हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो हमारे ये अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। आप यहाँ पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। कमांडेंट डिफेंस एकेडमी हमारे चैनल का नाम है। आप सभी लोग ये नीचे दिए गए मोबाइल नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन बैचेस हमारे स्टार्ट हो रहे हैं एनडीए सीडीएस के लिए, आप कॉल करके पता कर सकते हैं। और अगर आपको इन सेशंस की पीडीएफ चाहिए होती है, कोई भी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होता है जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सेशन शुरू करते हैं। लेकिन सेशन शुरू करने से पहले, अगर आपको इस सेशन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्वेरी बसती है आपके दिमाग में, आपके मन में कोई भी डाउट आता है, आप सभी लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है त्रिपाठी अंशुल _। आप सभी लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं त्रिपाठी अंशुल 642@gmail.com पे। और ये जो सेशन मैं बनाता हूँ, इसकी जो पीपीटी होती है, पीडीएफ होती है, इसको मैं अंशुल त्रिपाठी पीडीएफ, ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर मैं अपलोड कर देता हूँ। तो आप सभी लोगों को यहाँ पे ज्वाइन करना है पीपीटी या फिर पीडीएफ के लिए। ठीक है, जो आप लोगों के नोट्स मेकिंग में काफी हेल्पफुल होती है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जनरली आप न्यूज में देख रहे होंगे। हमने ये सोचा है कि हम न्यूज में चल रहा टॉपिक ही उठाएंगे और आप लोगों के लिए उसको इस तरीके से स्ट्रक्चर करेंगे कि आप लोगों की समझ में आ सके कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कैसे इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चन सेट हो सकते हैं, उससे रिलेटेड क्या जीएस ओरिएंट हमने पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट चीज है बेसिकली। ठीक है, तो वो हम ध्यान में रखेंगे। इस हिसाब से हमने ये पीपीटी, ये पीडीएफ स्ट्रक्चर की है। ठीक, तो शुरू करते हैं। तो आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन बार बार आ रहा होगा कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है, ये इतना न्यूज में क्यों बना हुआ है? क्या रीजन है कि न्यूज़पेपर उठा लो, न्यूज चैनल खोल लो, या फिर कोई मैगजीन उठा लो, उसमें ये टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है, और किस तरीके से ये आप लोगों के एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है? ठीक है, यही देखना है हम लोगों को, यही हम देखेंगे। तो बेसिकली हुआ क्या, हम जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ वो इनेक्ट हुआ। ठीक है, इनेक्ट हुआ। तो इसी दिन से 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं, संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो कुछ साल पहले इसी संविधान दिवस के दिन एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, एक मीटिंग चल रही थी। किसकी कॉन्फ्रेंस थी? ये थी ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की मीटिंग चल रही थी, कॉन्फ्रेंस चल रही थी। इनकी 80वीं मीटिंग चल रही थी जी। ठीक, और इसको लीड कौन कर रहे थे? पीएम मोदी जी। ठीक, पीएम मोदी जी इसमें भाषण दे रहे थे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं, ये ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते कौन है? जैसे आप लोगों की लोकसभा है, लोकसभा में जो स्पीकर होते हैं वो होते हैं ऑफिसर। दूसरा आपके पास जो राज्यसभा है, उसमें जो चेयरमैन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, वो होते हैं ऑफिसर। तीसरा, आप लोगों के पास 28 स्टेट हैं और 2 ऐसी यूटीज हैं जिनमें क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है, तो उनके जो स्पीकर्स होते हैं वो होते हैं क्या? प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स। ठीक है, तो इन लोगों की एक मीटिंग हो रही थी। यहां पे मोदी जी ने क्या दिया? भाषण दिया, और यहां पे अनाउंस किया कि इंडिया को वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ क्या होना चाहिए? आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि न्यूज में क्यों बना है। इसके बाद क्या हुआ? अब आप सभी लोग जानते हैं इलेक्शन कराने का काम किसका है? इलेक्शन कमीशन का है, चुनाव आयोग का है। ठीक, तो बात चुनाव आयोग के ऊपर आई, तो इलेक्शन कमीशन से अगर पूछा गया कि क्या ये पॉसिबल है, क्या प्रैक्टिकल है, तो चुनाव आयोग ने ये आंसर दिया
कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिक्वायर्ड चेंजेस हैं वो कर दिए जाए, आवश्यक जो भी चेंजेस अमेंडमेंट करने हैं वो अगर कर दे गवर्नमेंट, तो इंडिया तैयार है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों की समझ में आ गया। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिक्वायर्ड अमेंडमेंट्स करने हैं अगर वो हो जाए, तो हमारी गारंटी है, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमारी गारंटी है वन नेशन वन इलेक्शन हम क्या कर सकते हैं, कंडक्ट करा सकते हैं। ठीक, 2019 यहां तक कि 2014 बीजेपी का जो मैनिफेस्टो था उसमें भी ये चीज मेंशन की गई थी, हम इंडिया को वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ठीक, अब बार बार नाम आ रहा है वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, तो ये है क्या, किस चिड़िया का नाम है? देखिए, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन। अभी के लिए आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि भारत देश में जो चुनाव होते हैं ये कई स्तर पे होते हैं, कई स्तर पे होते हैं। ठीक है, तो इन सब चुनाव को अलग अलग टाइम पे ना कराते हुए एक ही दिन सारे चुनाव करा दिए जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक ही दिन पूरे भारत में चुनाव होंगे, नहीं, लेकिन जो अलग अलग स्तर के चुनाव होते हैं उनको एक ही दिन, अगर मैं चुनाव दे के लिए आज निकला हूं, मैं वोट देने निकला हूं, तो जितने भी प्रकार के चुनाव होते हैं मैं सबको वोट दे के आऊंगा। ठीक है, ये कंसेप्ट अभी फिलहाल आप लोग अपने दिमाग में बिठा दीजिए। आगे 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 करके हम जैसे वीडियो को आगे बढ़ाएंगे आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी मिलती जाएगी। ठीक है, तो अभी इतना ध्यान में रखिए, आप समझ गए कि हमें एक ही प्रकार का क्या, एक ही दिन सारे वोट डालने हैं, चाहे कितने भी इलेक्शन हो, चाहे किस किस का भी इलेक्शन हो। ठीक, अभी आप लोगों को ये पॉइंट दिमाग में बिठाना है। तो यहां से आगे हम थोड़ा बोलते हैं, हमारे पास इलेक्शन कितने प्रकार के होते हैं हमारे देश में। हमारे यहाँ पे 3 प्रकार के इलेक्शन होते हैं। ठीक, जो मैंने अभी कहा ना कि इलेक्शन एक ही दिन, एक होता है हमारे पास सेंट्रल केंद्रीय चुनाव, एक होता है हमारे पास राज्य चुनाव, ठीक है, और एक होता है हमारे पास लोकल बॉडी। सेंट्रल के चुनाव, इन सबको समझने से पहले आप थोड़ा 3 कीवर्ड है हमारे पास, उनको ध्यान में रखिए, उनको मैं आपको एक्सप्लेन पहले करता हूं। पहले है हमारे पास यूनिटरी सिस्टम, दूसरा हमारे पास फेडरल सिस्टम, और तीसरा है हमारे पास क्वासी फेडरल सिस्टम। इनको मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। यूनिटरी बेसिकली हम एग्जांपल मानते हैं यूनाइटेड किंगडम को। यहां पे क्या सिस्टम है कि जो लोकल बॉडीज है इनका चुनाव करने की जिम्मेदारी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, अर्थात स्टेट के पास बहुत ज्यादा पावर नहीं होती है। ठीक है, स्टेट के पास बहुत ज्यादा पावर नहीं होती, जितनी भी पावर होती है, जितनी भी बाहर से लेके अंदर तक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होती है, निहित होती है। ठीक है, पहला कंसेप्ट यूनिटरी सिस्टम समझ गया आप। फेडरल सिस्टम क्या होता है, एग्जांपल है यूएसए। यहां पे क्या सिस्टम है, लोकल बॉडी से रिलेटेड जो भी चुनाव होंगे, स्टेट को ये परमिशन है, स्टेट को ये परमिशन है कि आप अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बनाए और लोकल बॉडी जो इलेक्शन होते हैं उनको कंडक्ट कराइए। तो ये चीज दिखाता है कि आपके स्टेट्स के पास काफी सारी पावर्स हैं जो कि सेंट्रल के पास भी नहीं है, रेसिड्यूरी पावर कहते हैं। जिन चीजों को कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है उन पर भी कानून बनाने का अधिकार किसका है, स्टेट का है। ठीक है, तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। और तीसरा कॉन्सेप्ट क्वासी फेडरल, मैंने आप लोगों को बताया, इसका एग्जांपल है इंडिया। आपके सेंटर के पास भी बराबर पावर है और स्टेट के पास भी बहुत ना कम ना बहुत ज्यादा, लगभग बराबर पावर है। तो इस सिस्टम को कहते हैं क्वासी फेडरल सिस्टम। ठीक है, इस कंसेप्ट को आप अभी दिमाग में रखिए, ये हम आगे लिंक करते हैं। देखिए, अब सेंट्रल में हमारे पास चुनाव कौन कौन से होते हैं, प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, ठीक है, इससे मिलता जुलता वाइस प्रेसिडेंट जी का चुनाव होता है, इसके बाद लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, इसके बाद हमारे पास राज्यसभा का चुनाव होता है। ठीक है, ये 4 चुनाव होते हैं। लेकिन इनमें से आप लोग अगर देख रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, जो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, जो राज्यसभा का चुनाव होता है, ये डायरेक्ट आम नागरिक इसमें क्या वोटिंग नहीं करता है, वोट नहीं देता है। ठीक है, तो इन तीनों को साइड कर देते हैं। अभी अभी हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, लोकसभा के चुनाव के बारे में। ठीक है, यहां से हम लोकसभा के चुनाव के बारे में बात करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि प्रेसिडेंट का चुनाव हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं, एमपीज एमएलए होते हैं, ठीक, इलेक्टेड, ठीक, इलेक्टेड एमपी एंड एमएलए होते हैं, वो करते हैं। लगभग सेम वाइस प्रेसिडेंट जी का चुनाव सारे एमपी एमएलए करते हैं, सिर्फ इलेक्टेड नहीं। ठीक है, जो नॉमिनेट होता है वो भी कर सकते हैं। ठीक, राज्यसभा में फिर एमएलए वोट करते हैं और
लेजिस्लेटिव सिर्फ लोकसभा का जो चुनाव होता है उसमें ही आम नागरिक क्या करता है, वोट करता है। आप अपने सांसद को चुनते हैं, एमपी को चुनते हैं, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आई, ठीक। तो यहां से हम किसको शॉर्ट लिस्ट करेंगे, लोकसभा, ठीक है। अब स्टेट में कौन कौन से इलेक्शन होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के होते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के होते हैं, अर्थात विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव होते हैं। विधान परिषद हर राज्य में नहीं है हमारे पास, लेकिन जहां होते हैं वहां किए जाते हैं, वहां कंडक्ट किए जाते हैं। तो यहां पर भी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें आम नागरिक वोट नहीं देता है, उसमें एक अच्छा खासा पोर्शन टीचर्स का, ऐसे अलग अलग प्रायोरिटी डिसाइड की गई है कि कौन कहां पर वोट देगा। तो इसको भी साइड लाइन कीजिए यहाँ पे, ठीक है। यहां से हमारे पास हुआ लोकसभा, यहां से हमारे पास हुआ लेजिस्लेटिव असेंबली अर्थात विधानसभा, ठीक है। और तीसरा हमारे पास, अगर आप शहर में है तो म्यूनसिपैलिटी है, और अगर आप पंचायत सिस्टम गांव में है तो आपको पंचायत सिस्टम मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे चुनाव होते हैं, इन दोनों में से कोई एक, ठीक। तो हमारे पास तीन क्या क्या चीजें शॉर्ट लिस्ट हो गई है। यहाँ पे लोकसभा, सेंट्रल में लोकसभा के चुनाव, स्टेट में विधानसभा के चुनाव, और यहाँ पे नगर पंचायत के चुनाव या फिर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या म्यूनसिपालिटी के चुनाव, जो भी कहते हैं आप लोग इसको, तो इसके चुनाव। तो हम इसको अभी नगर पंचायत लिखते हैं, पंचायत सिस्टम लिखते हैं, पंचायती सिस्टम, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। जनरली आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे कि ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आप लोगों को बताया, यूके का कॉन्स्टिट्यूशन बताया, उसमें बहुत ज्यादा या फिर कहीं पे भी लोकल बॉडी इलेक्शन मेंशन नहीं है, ठीक। यूएसए में भी नहीं है, यूएसए ने तो पावर दिया अपने स्टेट्स को कि आप अपने हिसाब से बनाइए, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कीजिए। लेकिन हमारा जो क्वासी फेडरल सिस्टम है, हमारा जो इंडिया है, इंडिया में क्या होता है, इंडिया में आपने देखा होगा कि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पंचायती सिस्टम, जो कि 73वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया, और म्यूनसिपैलिटी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ये 74वें संविधान संशोधन से ऐड किया गया। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये एक बहुत अहम पार्ट है। ये आप लोगों को समझाने का रीजन ये है कि आप लोग समझ सके कि हमारे देश में इलेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, आम, जिसमें आम नागरिक क्या करता है, वोट देता है, ठीक है। तो आप लोग अभी तक ये समझ चुके होंगे, ठीक है। लोकसभा, विधानसभा, और यहाँ पे पंचायत सिस्टम, इनका चुनाव होता है, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ईसी, ईसी और एसईसी, ये ईसी नहीं होगा, एसईसी, अर्थात इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, समझ रहे हैं आप लोग। सेंट्रल के जो चुनाव होते हैं उसकी जिम्मेदारी होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, चुनाव आयोग की, ठीक है। स्टेट के जो एमएलए के चुनाव होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो चुनाव होते हैं, उसकी जिम्मेदारी भी किसकी है, इलेक्शन कमीशन की। लेकिन जो लोकल बॉडी इलेक्शन होते हैं उसको इलेक्शन कमीशन नहीं कराता है, उसको कौन कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, समझ रहे हैं। तो अर्थात इससे आप क्या समझते हैं कि दो बॉडी बनी हुई है हमारे पास जो क्या करती हैं, इलेक्शन को कंडक्ट कराती है। अगर आप बड़े लेवल पे देखें तो इलेक्शन कमीशन, और लोकल बॉडी पे देखें तो स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप इतनी बात को, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं विजन क्या हमारा। ये सब कुछ आप समझ चुके हैं, बहुत बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट क्रक्स है आपके पास। अब विजन क्या है, सोच क्या है इसको लेके, वन नेशन वन इलेक्शन को लेके हमारी सोच क्या है, देखते हैं हम सोच क्या हमारी। मैंने जैसा कि आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर मैं वोट देने निकलूं, ठीक है, मैं आज वोट देने निकलूं, तो मैं लोकसभा का चुनाव भी, एमएलए का यानी विधानसभा का चुनाव भी, और पंचायत का चुनाव भी मेरे लिए आज के ही दिन हो। मैं अपने एमपी को भी आज ही चुनूं, मैं अपने एमएलए को भी आज ही चुनूं, और जो लोकल बॉडी है उसके लिए जो कैंडिडेट है उसको भी आज ही चुनूं, ठीक है। तो वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट ये है कि ये नहीं है कि आप पूरे भारत में एक दिन ही इलेक्शन कराइए, बार बार कह रहा हूं मैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे भारत में एक दिन इलेक्शन कराएंगे, ये संभव ही नहीं है, बहुत बड़ा है भारत, ठीक है। एक दिन में यहाँ पे इलेक्शन करवाना आसान नहीं है, ना संभव है, ठीक। इसका अर्थ ये है कि अगर एक इंसान वोट देने निकले तो ये तीनों स्तर पे एक ही दिन वोट डाल के आए, ठीक है। वो अपने एमपी को भी आज ही चुने, वो अपने एमएलए को भी आज ही चुने, और जो लोकल गवर्नेंस अथॉरिटी है उसको भी आज ही के दिन चुने, ठीक है। तो विजन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इसके पीछे हमारा क्या विजन है, क्या सोचते हैं आप, मोदी जी का क्या विजन है, ठीक है, समझ गए आप लोग। ये रही हमारे पास बात। बेसिकली ये ठीक भी है, अगर आप 5 साल में इलेक्शन देने के लिए, आप 5 साल में वोट देने के लिए जा रहे हो, तो एक ही दिन में आपका काम निपट जाए। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है,
इसमें दिक्कत क्या होती है वो हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे कि क्या क्या दिक्कत होती है गवर्नमेंट को, फाइनेंशियल होती है, गवर्नेंस में क्या दिक्कत होती है, ये हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी व्यक्ति विशेष के स्तर पे, इंडिविजुअल के स्तर पे मैं बात करूं तो मैं अगर बाहर निकलूं तो मैं एक ही दिन तीनों स्तर पे वोट देके आऊं और छुट्टी 5 साल की। ठीक है, ये कंसेप्ट है। देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस स्लाइड का। ठीक है, इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है जहां आप लोगों को समझना है कि हमारे इस इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है। ठीक है, अभी हमने विजन देख लिया, अभी हमने कॉन्सेप्ट देख लिया, अब हम मतलब समझेंगे ना, मतलब होता क्या है। देखिए, मैंने आराम से क्लासिफाई किया है इसको, इलेक्शन, वेरियस प्रपोजल और इलेक्टोरल रोल। ठीक है, पहले हम इलेक्टोरल रोल को समझते हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, आप लोगों को थोड़ा फोकस करना पड़ेगा इसको समझने के लिए। अगर आपने ये चीज समझ ली, ये इलेक्टोरल रोल समझ लिया, तो आप इस वीडियो के क्रक्स को समझ जाएंगे। ठीक है, तो इलेक्टोरल रोल का क्या मीनिंग होता है। अब हमारे पास दो आर्टिकल हैं, आप लोग जानते हैं आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 324 में, और इसमें ही ये बात भी मेंशन की गई है कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो क्या करेगा, लिस्ट बनाएगा मतदाताओं की, वोटर्स की। जो भी लोग 18 वर्ष से ऊपर हैं उनकी लिस्ट बनाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ताकि वो लोग क्या कर सके, वोट दे सके। ठीक है, समझ रहे हैं आप, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लिस्ट बनाएगा। ये आर्टिकल अथॉरिटी प्रदान करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि आप लोग लिस्ट बनाइए वोटर की, जो 18 साल से ऊपर है उसी को वोटर मानते हैं, और इसकी लिस्ट बनाइए और टाइम टाइम पे इसको क्या कीजिए, अपडेट कीजिए, ताकि कोई भी ऐसा इंसान छूट ना पाए जो वोट देने के काबिल हो और वो सिर्फ इस लिस्ट में ना होने की वजह से चूक जाए। ठीक है, ये आप समझे। और साथ ही साथ 243 क्या है, ये एक बहुत खिंचावा आर्टिकल है। जो मैंने आप लोगों को लोकल बॉडी बताई ना, लोकल बॉडी इलेक्शन जो होते हैं, उससे रिलेटेड क्राइटेरिया इसमें प्रॉपर फिक्स है। ठीक है, इसमें क्राइटेरिया फिक्स है कि कैसे लोकल बॉडी के इलेक्शंस किए जाते हैं, कैसे कंडक्ट किए जाएंगे। यहां पे सबसे बड़ा कैच क्या है, देखिए, जो इंसान लोकसभा में वोट देगा, जो इंसान विधानसभा में वोट देगा, ठीक है, उसकी लिस्ट बनाएगा कौन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, आर्टिकल 324 के तहत ये 18 साल से ऊपर का इंसान होगा, जो लोकसभा और विधानसभा में वोट देगा वो 18 साल से ऊपर होगा, कंफर्म बात है। वही इंसान लोकल बॉडी में भी तो वोट देगा, वोट देने की उम्र तो सेम है। ठीक है, लेकिन इसकी लिस्ट कौन बनाएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाएगा। समझ रहे हैं, काम आपके पास एक ही है लेकिन करना दो बार है, लेकिन किया जा रहा है दो बार। ठीक है, और अलग अलग अथॉरिटी कर रही है। बेवकूफी सा लगता है, ठीक है, कि आप एक ही काम को दो अलग अलग अथॉरिटीज से करा रहे हैं और सेम काम को, कोई सेंस नहीं बनता इस काम का। तो वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज और वेस्टेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इस काम को भी एक ही किया जाए, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ही बनाए या फिर कोई एक ऐसी अथॉरिटी बनाई जाए जो इस लिस्ट को एक बार बनाए और फाइनल करे, और उसके पास ही अथॉरिटी होगी इसको अपडेट करते रहे। खाली दो अलग अलग काम भी होते तो ठीक, लेकिन एक ही काम है, दो अलग अलग अथॉरिटी को दिया गया है, पैसे वेस्ट हो रहे हैं, आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। ठीक है, तो विजन में एक चीज और आप लोगों को क्लियर हुई कि एक काम को दो अलग अलग अथॉरिटी कर रही है, एक सेंटर के लेवल पे कर रही है, एक स्टेट के लेवल पे कर रही है, काम तो एक ही है, तो उसको मर्ज किया जाए और एक ही अथॉरिटी करे, चाहे सेंट्रल करे चाहे स्टेट करे, वही इस काम को क्या करे, कंडक्ट करे। तो इलेक्टोरल रोल इस चीज को कहा जाता है। ठीक है, ये कंसेप्ट है इसके पीछे, आप लोग समझ गए। और इलेक्शन वेरियस पर्पस, ये पर्पस क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जनरली देखते हैं कि अभी हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव हुए, कुछ टाइम बाद हमारे पास 24 में फिर सेंट्रल के चुनाव आने वाले हैं, एमपी के चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव। तो जनरली देखा जाए तो हमारे देश भर में लगभग हर साल क्या होता है, इलेक्शन चलते रहते हैं, कभी किसी राज्य में, कभी किसी राज्य में, कभी किसी राज्य में, कभी किसी राज्य में। तो इलेक्शन कमीशन हर टाइम क्या होता है, तैनात होता है। तो उन लोगों का हर टाइम काम होता है, हर साल कुछ ना कुछ काम होता है उन लोगों के पास। तो यही कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे जो प्रपोजल है वो क्या प्रपोजल है, मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि जो हमारे पास लोकल बॉडी इलेक्शन है, जो हमारे पास लोकसभा के इलेक्शन है, जो हम, ये पहला प्रपोजल है। ठीक है, और जो हमारे पास विधानसभा के चुनाव है, लोकसभा सेंट्रल का हो गया, ये स्टेट का हो गया, और ये लोकल बॉडी इलेक्शन हो गया, पंचायत सिस्टम हो गया। ठीक है, ये जो चुनाव हो इसको एक ही दिन किया जाए, पहला प्रपोजल तो ये है। ठीक है, यहाँ पे इसको नोट कर दीजिए कि पहला है लोकसभा प्लस विधानसभा प्लस लोकल बॉडी, इन इलेक्शन को एक ही दिन कराया जाए, जो मैंने आप लोगों को बताया।
अगर ये नहीं भी किया जा नहीं करा सकते, अगर सक्षम नहीं है इतना, तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव क्या किए जाए, लगभग एक साथ करा दिए जाए, और अगर लोकल बॉडी बाद में भी होते हैं तो कोई फर्क नहीं। ठीक है, दूसरा ये प्रपोजल है। पहला प्रपोजल मैंने आप लोगों को बताया कि तीनों जो चुनाव है, ये जो तीनों चुनाव है ये एक साथ कराया जाए। और जो दूसरा प्रपोजल है कि अगर ये तीनों चुनाव एक साथ कराने संभव नहीं है, दिक्कत क्या हो सकती है मैं आप लोगों को दिक्कत बताता हूँ। अगर ये तीनों चुनाव एक साथ कराने इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है तो कम से कम जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव है उनको एक दिन करा दिया जाए, और जो लोकल बॉडी इलेक्शन है इनको कभी बाद में आराम से करा दिया जाए। ये कंसेप्ट है। तो बेसिकली अगर कोई इंसान मुझे वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट 2 लाइन में पूछे, तो 2 लाइन में उसको क्या मैं बताऊंगा। पहला तो मैं ये बताऊंगा कि देखो, मतदाता सूची एक ही बार बनाई जाए, इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन इनके बीच सामंजस्य बिठाया जाए, और मतदाता सूची एक ही बार बना के एक ही बार अपडेट की जाए। रिसोर्सेज बचेंगे, पैसे बचेंगे, टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगी। और दूसरा कि अगर एक जगह इलेक्शन हो रहे हैं, एक रीजन में इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, आज भले ही मैं वोट देने गया तो मैं तीनों स्तर पे वोट आज ही दे के आऊं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट अगर मैं किसी को बताऊंगा तो मुझे वन नेशन वन इलेक्शन का विजन क्लियर समझ में आता है। ठीक है, आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब इसका क्रक्स हम बिल्ड करते हैं, और इससे रिलेटेड और कुछ जानकारी है जो जनरली न्यूज में चल रही है। इसके फेवर में बहुत सारे आर्गुमेंट होते हैं, फेवर में भी होते हैं, इसके एंटी भी बहुत सारे आर्गुमेंट होते हैं, हम दोनों पे चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हम फेवर के आर्गुमेंट्स पे चर्चा करते हैं, क्योंकि जनरली आप लोग देखेंगे एग्जाम में फेवर के आर्टिकल से स्टेटमेंट बनाते हैं, और एंटी से भी बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एंटी पकड़ना थोड़ा आसान होता है, लेकिन फेवर के जो आपके आर्गुमेंट होता है उनको स्टेटमेंट में पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने अभी फेवर के आर्गुमेंट लाए यहाँ पे। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूंगा कि क्या एंटी आर्गुमेंट है। देखिए, फेवर के आर्गुमेंट में सबसे पहला टॉपिक है गवर्नेंस। क्या क्या चीजों की दिक्कत हो सकती है, मतलब किन किन स्तर पे आप लोगों को काम करना है, सुधार करने की जरूरत है। ठीक है, गवर्नेंस में दिक्कत होती है, फाइनेंशियल दिक्कत होती है, और करप्शन। करप्शन तो आप सभी लोग जानते हैं क्या चीज है। गवर्नेंस में कैसे दिक्कत होती है, कुछ की पॉइंट मैंने हाईलाइट किए हैं, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज ये पीपीटी तो अपलोड कर दूंगा। तो आप स्क्रीनशॉट भी लीजिए, क्योंकि जो ये मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा रहा हूँ, आप लोग वीडियो में साथ साथ इस चीज को समझ सके और अपने हिसाब से नोट्स बना सके। ठीक है, तो पहला पॉइंट गवर्नेंस में हमारे पास है, जो अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है वो हमेशा क्या होता है, इलेक्शन मोड में होता है। हमेशा कभी ना कभी कहीं ना कहीं इलेक्शन हो रहे होते हैं। ठीक है, इलेक्शन मोड आप लोगों को समझा दिया मैंने कि साल भर में कभी लोकसभा चुनाव किसी स्टेट में, कभी लोकसभा चुनाव, कभी विधानसभा चुनाव किसी स्टेट में, कभी किसी स्टेट में। ठीक है, तो ये है इलेक्शन मोड। अब इलेक्शन में क्या दिक्कत है कि एक चीज होती है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। इसमें क्या चीज होती है कि जिस दौरान ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाते हैं, उस टाइम जो गवर्नमेंट है वो कोई भी बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स नहीं कर सकती है। ठीक है, बड़े बड़े अनाउंसमेंट अर्थात जैसे गवर्नमेंट ने किसी मेडिकल कॉलेज को बनाने के अनाउंसमेंट की, या फिर गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिटिकल चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने हैं, तो ये बड़े बड़े काम गवर्नमेंट इस दौरान नहीं कर सकती जिस टाइम इलेक्शन चल रहा हो या फिर ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका हो। ठीक है, पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक, क्योंकि ऑलवेज हमेशा कहीं ना कहीं क्या हो रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा, लगा हुआ होगा। ठीक है, ये एक आइडियल कंडीशन है जिसमें जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो सक्रिय हो जाता है, और उसके बाद सारी अथॉरिटी आती है, सारी पावर आ जाती है। ठीक है, तो इस टाइम में जो हमारी गवर्नमेंट होती है, रनिंग गवर्नमेंट होती है, वो क्या हो जाती है, सेकेंडरी हो जाती है। और यही रीजन है कि जो गवर्नमेंट होती है वो अनाउंस नहीं कर सकती बड़ी बड़ी स्कीमें, किसी भी टॉपिक पे कोई भी बड़ा अमेंडमेंट हो उसको क्या अनाउंस नहीं कर सकती या फिर इनएक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, इससे दिक्कत होगी, गवर्नेंस में दिक्कत होगी, बिल्कुल होगी। हमेशा कुछ ना कुछ चल रहा है, हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लगा हुआ है, तो आप पॉलिसी फॉर्मुलेशन कैसे करोगे, पॉलिसी बनाओगे कैसे, फॉर्मेशन कैसे करोगे। ठीक है, तो दूसरा टॉपिक इसी से को रिलेट है, पॉलिसी पैरालाइज। पॉलिसी पैरालाइज का एक एग्जांपल भी दूंगा मैं आप लोगों को कि देखो, आप बड़ी बड़ी पॉलिसीज भी नहीं बना सकते इस दौरान जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है आपके पास। ठीक है, पहले तो आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, कुछ अमेंडमेंट नहीं कर सकते, साथ ही साथ आप बड़ी पॉलिसीज नहीं बना सकते, नई पॉलिसीज नहीं बना सकते, आपके पास पावर नहीं रह जाती, अथॉरिटी नहीं रह जाती। ठीक है, तो ये चीज है। अब एग्जांपल देता हूं मैं इस पॉलिसी पैरालाइज का। आपने देखा होगा सीएए भारत में लागू हुआ। ठीक है, अब असम के इलेक्शन थे, हमारा एक स्टेट है असम, असम में इलेक्शन हो रहे थे,
तो जो गवर्नमेंट थी वहां पे, उन्होंने जो CAA है, इसके जो रिलेटेड रूल्स है वो टालती रही गवर्नमेंट, टालती रही, साल भर तक टाला। क्यों टाला? क्योंकि अगर ये क्लियर हो जाता, उसी टाइम पे क्लियर हो जाता, तो इलेक्शन में क्या पड़ सकता था? फर्क पड़ सकता था, वोट इधर उधर हो सकते थे। इसीलिए क्या हुआ, पॉलिसी जो बनी थी वो क्या हो गई, होल्ड हो गई, सिर्फ इलेक्शन के चलते। ठीक है, तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह इलेक्शन होंगे, तो अलग अलग स्टेट में ये देखना पड़ेगा, अपने इंटरेस्ट के लिए क्या पॉलिसी रुका दी जाएंगी, और पॉलिसी रुका दी जाएंगी, इसी को हम क्या कह रहे हैं, पॉलिसी पैरालिसिस। ठीक है, तो दूसरा टॉपिक आप ये समझ गए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीसरा टॉपिक है हमारे पास स्टाफ। बहुत सिंपल सा लग रहा होगा, लेकिन स्टाफ है क्या ये पंगा ऐसा है कि आप देख रहे होंगे कि जनरली जो जिनकी इलेक्शन में ड्यूटी लगती है, जैसे टीचर्स की लगती है, टीचर्स की ड्यूटी लगती है, जैसे टीचर्स की ड्यूटी लगती है, जैसे आपके PRD वालों की ड्यूटी लगती है, जैसे आप लोगों की पुलिस की ड्यूटी लगती है। तो चलो टीचर्स की ड्यूटी तो 1-2 दिन पहले लगती है, लेकिन जो पुलिस की व्यवस्था है वो सिर्फ 1-2 दिन पहले से नहीं लगती, वो लगभग 1 हफ्ते पहले से लग जाती है। क्योंकि जो पुलिस प्रशासन होता है उसको बूथ पर सैनिटाइजेशन एश्योर करनी होती है, वहां पे क्लियरेंस एश्योर करनी होती है, वहां पे सारी सेफ्टी मेजरमेंट है वो फॉलो करने होते हैं, वो देखने होते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ व्यवस्था अगर जगह जगह बार बार लगती रहे, 5 साल में करीब 15 बार लग जाए, कभी कहीं कभी कहीं कभी कभी, तो सब चीजें मिसमैनेज हो जाती हैं। अब टीचर्स की भी ड्यूटी लगती है, तो बच्चों को पढ़ाना है टीचर्स का काम, लेकिन इलेक्शन में भी ड्यूटी लगती है। पुलिस प्रशासन का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, भले यहाँ भी वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन उनका एक स्पेसिफिक एरिया क्षेत्र होता है जहां से सारी पुलिस को एकत्रित करके क्या इलेक्शन में लगा दिया जाता है, तो यहाँ पे भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये आर्ग्यूमेंट है, इन चीजों पर काम करने की क्या है, जरूरत है। दूसरा आर्ग्यूमेंट हमारे पास है फाइनेंशियल। ये बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे मैंने स्टेट और कैंडिडेट में 2 क्लासिफिकेशन किए हुए हैं। स्टेट का अर्थात राज्य से नहीं है, राज्य अर्थात जो हम प्रदेश बोलते हैं उससे नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट अथॉरिटी से है। ठीक है, स्टेट का अर्थ है गवर्नमेंट अथॉरिटी से। अब स्टेट में होता क्या है, फाइनेंशियल क्या दिक्कत होती है, जरा आप लोग अंदाजा लगाइए। एक ही बार अगर चुनाव होंगे तो फाइनेंशियली कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। क्या चेंजेस आएंगे, चलो देखते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहले आप लोग जानते हैं कि अगर इलेक्शन कंडक्ट कराने में खर्चा बहुत लगता है, इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट का बहुत खर्चा लगता है। ठीक है, अगर एक ही बार इलेक्शन हो जाएंगे तो कंपैरेटिवली खर्चा क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और जो खर्चा बचेगा, जो बजट से खर्चा बचेगा, उसको हम क्या कहीं और डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, कहीं और लगा सकते हैं। समझे, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, बात है हमारी 2014 की। 2014 की इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने बताया कि सेंट्रल लोकसभा के चुनाव में इलेक्शन कमीशन का टोटल खर्चा हुआ 3,870 करोड़, इतना हुआ। ठीक है, ये एक बहुत ज्यादा अमाउंट भी नहीं है, लेकिन बहुत कम अमाउंट भी नहीं है। ज्यादा मैं क्यों बोल रहा हूं कि भारत देश में GST का 1 महीने का कलेक्शन ही लाखों से ऊपर है, लाखों करोड़ से ऊपर हो जाता है। ठीक है, जब जिस देश का 1 महीने का GST का कलेक्शन ही लाखों करोड़ों से ऊपर चला जाता है, तो उस देश के लिए इतनी इन्वेस्टमेंट करना चुनाव पे बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन एट द सेम एंड, अब यहाँ पे क्या दिक्कत है कि चलो आपके पास पैसा है, आपने खर्च भी किया 3,870 करोड़, लेकिन भारत में शिक्षा, एजुकेशन, डिफेंस सेक्टर, यहाँ पे क्या है, हम कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा कमी देखते हैं बजट की, कि थोड़ा और होता तो कुछ और लोग पढ़ पाते, थोड़ा और होता तो थोड़े और इक्विपमेंट हम खरीद पाते। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पैसे बचा के वहां डाइवर्सिफाई कर दे, वहां लगा दे, तो उसमें कुछ खराब है? मेरे हिसाब से तो खराब नहीं है, और शायद आप सभी लोगों के हिसाब से भी नहीं होगा। तो यही हमने सोचा। तो अभी तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, अगर हम टोटल खर्चा निकालें तो देखिए 3,870 करोड़ यहाँ लगे, और स्टेट में 200 से, पर स्टेट 200 से 300 करोड़ लगते हैं। ठीक है, ऐसे हमारे पास 28 राज्य हैं, और यूटीज मिला के 30, जहां लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है, 30 हो गया हमारे पास। तो यहां से टोटल खर्चा कितना हुआ, 9,000 करोड़ के आसपास। ठीक, और आप अगर लोकल बॉडी, तो मैंने हटा रखा भी, चलो लोकल बॉडी को भी ज्वाइन कर लो। लोकल बॉडी का भी अगर हम इंक्लूड करें तो 6,000 करोड़ के आसपास क्या होता है, लोकल बॉडी का भी होता है। तो अगर हम इस नंबर को ऐड करें तो ये अप्रोक्स 19 से 20,000 करोड़ के अप्रोक्स क्या होता है, खर्चा जाता है इलेक्शन का। ठीक है, 5 साल में हमारे इलेक्शन कमीशन का खर्चा, अगर हम सिर्फ राज्य वाइज देखें, अथॉरिटी वाइज देखें, जो गवर्नमेंट का खर्चा हो रहा है वो 19 से 20,000 करोड़ के आसपास क्या होता है,
इलेक्शन में होता है। ठीक, ये तो रही इसकी बात। साथ ही साथ अगर हम 2018 के डेटा देखें तो 2018 में लगभग 10,000 करोड़ के अंतर्गत क्या हुए, लोकसभा इलेक्शन हुए और साथ में 4 राज्यों की विधानसभा इलेक्शन भी हुए थे। ठीक है, तो इतना खर्चा हुआ। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन को फॉलो करते हैं तो ये खर्चा जो मैंने आपको 19 से 20,000 करोड़ का बताया, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं 4500 करोड़ तक। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा गया तो 5,000 करोड़। ठीक है, यहां तक हम इस खर्चे को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। बाकी का जो बचेगा, बाकी के जो पैसे बचे उसको हम किसी और सेक्टर में, एजुकेशन या डिफेंस सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज खराब नहीं है, अच्छी है। ठीक है, इतना तो आप अपना पर्सपेक्टिव डेवलप कर चुके होंगे कि ये भी जो प्रोसेस चल रहा है ये कुछ अभी खराब नहीं है। मतलब वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में हम अगर बात कर रहे हैं तो ओवरव्यू बड़ा बड़ा अगर हम मोटा मोटा देखें तो अभी हमें कुछ गलत नजर नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स पे भी हम बात करेंगे जिससे आपको लगेगा कि यार ये बात सोचने में तो अच्छी लग रही है लेकिन प्रैक्टिकल भी है कि नहीं। ठीक है, तो समझिए, ये हमने पढ़ा स्टेट से रिलेटेड। कैंडिडेट, आप सभी लोग जानते हैं कि पार्टी के पास होता है फंड और वो इलेक्शन में क्या करती है, खर्चा। इलेक्शन में खर्चा करती है बिंदास ताकि वोट हासिल कर सके। ठीक, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि राज्य ने सिर्फ 19 से 20,000 करोड़ का खर्चा किया। और अगर हमने कैंडिडेट का एक रैंडम ब्यौरा निकाला, 2019 में रिपोर्ट आई थी, हमारे कोई इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने ये आर्टिकल में एक डेटा दिया था कि अगर कैंडिडेट और पार्टी का हिसाब किताब लगाया जाए तो ये टोटल अमाउंट 5 साल में 50,000 करोड़ से ऊपर पहुंच जाता है। सिर्फ कैंडिडेट ही इतना खर्चा कर देते हैं इलेक्शन में। उनका भी पैसा बचाना है, अगर उनका भी वन नेशन वन इलेक्शन हो गया तो उनका भी पैसा बच जाएगा। ठीक है, वो इस पैसे को कहीं और यूज करेंगे। समझ रहे हैं? तो ये पॉइंट है। तो अभी तक आप लोगों के 2 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, गवर्नेंस और फाइनेंशियल। क्या हमको इनहेंसमेंट करनी चाहिए, क्या हमको क्या सिक्योर करना चाहिए जिससे क्या हो, ये पॉलिसी लगाने में, ये पॉलिसी अप्लाई करने में हमको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप 2 समझ गए हैं। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास करप्शन। सभी लोग जानते हैं करप्शन के बारे में। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, पार्टी को चाहिए होता है फंड। अब ये फंड कहां से आता है? या तो कोई पार्टी का ऐसा भक्त हो कि भाई मैं इस पार्टी का भक्त हूं और मैं इस पार्टी को पैसे देना चाहता हूं जी भर के। ठीक है, या तो कोई ऐसा हो, या तो पार्टी चंदा मांग के इकट्ठा कर ले, और या तो ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनसे पार्टी क्या करे, पैसे ले ले। क्यों ले ले? इसके पीछे भी लॉजिक है। इसके पीछे क्या लॉजिक है कि जो ये बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ये पार्टी के फंड में पैसे जमा कराते हैं। इसके पीछे कारण होता है कि जो अगर ये पार्टी अगर जीत जाए तो इन बिजनेसमैन के हिसाब से पॉलिसी बनाए ताकि इनको बिजनेस में क्या हो, बेनिफिट हो। ठीक है, समझ रहे हैं आप? ये पॉइंट है। तो इससे क्या होता है, करप्शन को बढ़ावा मिलता है। ठीक, आप लोग जानते हैं कि अगर जैसे हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है या फिर हमारे पास सेंट्रल इलेक्शन कमीशन होता है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक अमाउंट फिक्स किया हुआ है। जैसे लोकसभा के चुनाव होते हैं उसमें 1 करोड़ से नीचे का कुछ अमाउंट फिक्स किया है कि कैंडिडेट इतना ही पैसा लगा सकता है। लेकिन ये सिर्फ बोलने की बात होती है। आप सभी लोग जानते हैं पैसा तो 1 करोड़ ये लोग लोकसभा की लिमिट लगाई है इन्होंने, लेकिन आप देखोगे कि कॉलेज इलेक्शन में 1 करोड़ से ऊपर खर्चा कर देते हैं लोग। सिर्फ कॉलेज इलेक्शन में ही करोड़ों में खर्चा हो जाता है। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि लोकसभा इलेक्शन में कितना पैसा खर्च होता होगा। ठीक है, तो करप्शन भी इस तरीके से, इस पर भी आप लोगों को कंट्रोल करने की जरूरत है अगर आप इस विजन की तरफ चल रहे हैं। ठीक, तो ये 3 एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पास इस पॉइंट की दृष्टि से, इस जो हम टॉपिक को लेकर चल रहे हैं इसके पर्सपेक्टिव से। तो इसके इर्द गिर्द आपको सारे टॉपिक, सारे जो लूप होल्स हैं उनको समझना जरूरी है ताकि आपको क्या हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अभी तक आप लोगों के यहां तक के कॉन्सेप्ट क्या हो गए होंगे, क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हमें अपने संविधान में क्या क्या चेंजेस करने होंगे, क्या क्या अमेंडमेंट्स करने होंगे ताकि हम ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है इसको आसानी से क्या कर सके, लागू कर सके। ठीक है, इन पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। ये क्योंकि आपके जीएस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला पोर्शन आप सभी लोगों को, आप डिफेंस एस्पिरेंट है या आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये पोर्शन आपको नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। यूपीएससी सीएससी का अगर आप मेंस का एग्जाम लिखते हैं तो ये आपके मेंस के पेपर में आ सकता है। ये जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ये कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड पॉलिटी में आप लोगों के पास जीएस पेपर 2 में आता है।
ठीक है। और अगर एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के पास स्टेटमेंट वाइज प्रीलिम्स में ही क्वेश्चन बन जाते हैं, जीएस पोर्शन में ही क्वेश्चन बन जाएंगे स्टेटमेंट वाइज। ठीक है, तो यहाँ पे काम आने वाला है, तो इस पोर्शन का आप लोगों को नोट्स बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझते हैं हम अमेंडमेंट कैसे कैसे रिक्वायर्ड है, क्या क्या करना चाहिए हमको। सबसे पहला हमारे पास डिसोल्यूशन क्या है जी, बेसिकली आर्टिकल 85 और आर्टिकल 144 ये सेंट्रल के लिए, ये स्टेट के लिए। 85 के तहत प्राइम मिनिस्टर जी के पास, प्रधानमंत्री जी के पास ये शक्ति होती है कि आप प्रेसिडेंट जी से डिस्कस कीजिए और लोकसभा को क्या करवा सकते हैं, आप भंग करवा सकते हैं। ध्यान से सुनिए कि आर्टिकल 85 के तहत प्रधानमंत्री जी के पास ये पावर होती है कि आप प्रेसिडेंट जी से डिस्कस कीजिए, राष्ट्रपति जी से डिस्कस कीजिए, और जो आपकी रनिंग लोकसभा है उसको क्या करा दीजिए, स्थगित, इसको आप डिसॉल्व करा दीजिए। ठीक है, इसी तरह से जिस प्रकार आर्टिकल 85 प्रधानमंत्री को शक्ति देता है, आर्टिकल 144 सीएम को पावर देता है कि गवर्नर से बातचीत कीजिए और जो आपकी विधानसभा है उसको भंग करा दीजिए, डिसॉल्व करा दीजिए। ठीक है, ये दो बात आप लोगों के समझ में आ चुकी है। अब आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको एक स्पेशल बिल लाना है कि अगर आप लोग लोकसभा को भंग कराना चाहते हैं तो आप लोग क्या कीजिए, लोकसभा या फिर विधानसभा से क्या कीजिए, एक बिल पारित कीजिए। ठीक है, और उस बिल को आप 2/3 बहुमत से पारित कीजिए। अगर 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तब राष्ट्रपति या फिर गवर्नर जी क्या कीजिए, इस बिल पर सिग्नेचर कीजिए कि लोकसभा को भंग किया जाए। इससे क्या फायदा होगा जी, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा लोकसभा में जो बहुमत दल होता है उसका नेता पीएम चुना जाता है और विधानसभा में बहुमत दल का जो नेता है वो सीएम चुना जाता है। ठीक है, तो सिर्फ इनकी मन मर्जी क्यों चले, पीएम और सीएम की मन मर्जी क्यों चले। ठीक, अगर लोकसभा नहीं चाहती डिसॉल्व होना, इसीलिए तो कहा कि बिल पास कराओ। अगर पास 2/3 स्पेशल मेजोरिटी से होता है पास, तो इसका मतलब ये जो लोकसभा है वो डिसॉल्व होनी चाहिए। ठीक, इससे क्या मिलेगा हमें, इससे हमें मिलेगी स्टेबिलिटी। ठीक, स्टेबिलिटी मिलती है तो काम अच्छे से होता है। ठीक है, ये डिसोल्यूशन से रिलेटेड पॉइंट्स थे, आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है टर्म। टर्म टर्म क्या है, आर्टिकल 2 यहाँ पे भी मेंशन करूंगा मैं। आर्टिकल है हमारे पास 83 और 173, ये दो आर्टिकल है जिसमें क्या किया गया है। देखो हमने क्या किया, कॉन्सेप्ट समझो आप। हम 5 साल के लिए गवर्नमेंट बनाना चाह रहे हैं, इलेक्शन एक बार कराना चाह रहे हैं, हम लोकसभा के चुनाव भी कराना चाह रहे हैं और हम विधानसभा के चुनाव भी करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर कोई कंडीशन आ गई, ऐसी कंडीशन आ गई जहां पे हमें विधानसभा भंग करनी पड़ गई, जो कि मैंने आप लोगों को बताया 2/3 बहुमत भी मिल गया जी आपको, और आपको विधानसभा करानी पड़ गई भंग। ठीक, तो ये मिसमैच हो जाएगा, लोकसभा का टाइम और विधानसभा का टाइम मिसमैच हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश इलेक्शन होंगे, फिर 5 साल के लिए बनेगी। ठीक है, टाइम गैप आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या दवाई करनी पड़ेगी, यहाँ पे ये दवाई करनी पड़ेगी। हमारे पास एक सिस्टम है आर्टिकल 243 के तहत। ठीक है, 243 ई और यू के तहत क्या है कि पंचायती सिस्टम में, अगर बाय द वे पंचायती सिस्टम में लोकल बॉडी गवर्नेंस अगर भंग हो जाती है, कोई रीजन है हमारे पास हमें ये भंग करनी पड़ी, तो जो दूसरी गवर्नमेंट बनेगी, बाय द वे देखो 5 साल का कार्यकाल होता है, अगर दो साल में ही ये लोकल बॉडी इलेक्शन जो पहले वाले हुए थे वो भंग हो गए, जो आपने गवर्नमेंट बनाई थी वो भंग हो गई, तो जो दूसरी गवर्नमेंट बनेगी वो सिर्फ 3 साल के लिए रिमाइंडिंग, जो रिमेनिंग टाइम पीरियड होता है उसके लिए बनती है दूसरी गवर्नमेंट, 3 साल के लिए बनेगी। तो ये जो टाइम शेड्यूल है, वो गैप है, वो सेम हो जाएगा, आ जाएगा फिर 5 साल पे। तो ये हमारे पास लोकसभा और विधानसभा में अभी तक नहीं है। ठीक है, तो हमें अपनी लोकल बॉडी में जो हमने ये चीज लागू की है कि जो रिमेनिंग टाइम पीरियड होता है उसके लिए ही गवर्नमेंट बनती है, लोकसभा और विधानसभा वाले केस में ही हमको वो भी लागू करने की जरूरत है। टर्म से आप ये चीज समझते हैं। ठीक है, तीसरा पोर्शन है हमारे पास नो कॉन्फिडेंस मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप सभी लोग जानते हैं कि रिसेंटली न्यूज में भी रहा है। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है कि आपको अपना कॉन्फिडेंस प्रूव करना पड़ता है जब सामने वाली अपोजिशन पार्टी पार्लियामेंट में एक बिल लेके आए, नो कॉन्फिडेंस मोशन कहा जाता है उसको, करीब 50 से ऊपर लोग इसे सिग्नेचर कर दें, पारित कर दें, तो जो रनिंग गवर्नमेंट है, जैसे अभी बीजेपी गवर्नमेंट है, उनको अपना बहुमत प्रूफ करना पड़ता है कि भाई हमारे पास स्पेशल मेजोरिटी है, और अगर नहीं कर पाए तो इस गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा। इससे क्या पता चलता है कि अनस्टेबिलिटी आती है। कभी भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, कभी भी गवर्नमेंट चले गई, नई गवर्नमेंट नहीं बनी,
ठीक है, उसके लिए फिर फ्रेश इलेक्शन होंगे। यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट हम लोगों को ध्यान में लाना चाहिए। जर्मनी का एक कॉन्सेप्ट है, जर्मनी का एक बहुत स्पेशल कॉन्सेप्ट है। इसका नाम है, इसको एक टर्मिनोलॉजी यूज किए जाते हैं, कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कांग्रेस पार्टी अगर अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई और कह रही है कि हमें मोदी जी की जो गवर्नमेंट है उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है, हमें लग रहा है कि ये मेजोरिटी में अब नहीं है, इनके पास पूरी मेजोरिटी नहीं है, तो आप क्या कीजिए, चेक कीजिए स्पीकर साहब, आप चेक कीजिए कि इन लोगों के पास मेजोरिटी है भी कि नहीं। तो जो ये सिस्टम है कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, उसमें क्या करना पड़ेगा, इस जर्मनी में बेसिकली क्या होता है कि आप लोगों को ये बताना पड़ेगा कि हमें पीएम मोदी जी की गवर्नमेंट पे अभी विश्वास नहीं रहा और हम चाहते हैं सपोज दैट कि राहुल गांधी जी की गवर्नमेंट क्या करे, इसको रिप्लेस करे, राहुल गांधी जी अपनी मेजोरिटी प्रूफ करे और इसको रिप्लेस करें। और अगर ये बिल पास हो गया, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, तो क्या होगा, मोदी जी की गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा और इसकी जगह सब्स्टिट्यूट आ जाएगा राहुल गांधी जी की गवर्नमेंट। समझ गए? इससे क्या फायदा होगा, स्टेबिलिटी मिलेगी फिर, कि अभी क्या होना था कि मोदी जी की गवर्नमेंट को हटना था, उन्हें रिजाइन करना था और फिर से इलेक्शन होने थे। लेकिन इससे क्या होगा कि मोदी जी की गवर्नमेंट अगर हट जाती है तो राहुल गांधी जी की जो गवर्नमेंट है वो उसको रिप्लेस कर देगी और कार्य नहीं रुकेगा, इससे स्टेबिलिटी प्रदान होगी। तो तीसरा, हमको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये चेंज करने की क्या है, जरूरत है। ठीक। चौथा है हमारे पास एंटी डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन क्या होता है जी, दल बदल कानून। हमारे पास ये पहले ऐसा कुछ था नहीं, 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको ऐड किया गया। इसमें क्या होता है कि आप इलेक्शन जीते, मैं बीजेपी का हूँ, ठीक है, और मैं बीजेपी से इलेक्शन जीता और 3-4 दिन बाद मैंने बीजेपी छोड़ दी और मैं कांग्रेस में आ गया, ठीक है, तो बीजेपी नाराज हो जाएगी कि ऐसा कैसे आप हमारे नाम पे इलेक्शन जीते हो, तो वो मुझे 15 दिन का टाइम देगी। मैंने अगर 15 दिन में बीजेपी को बोल दिया कि हाँ माफ कर दो, उनकी नाराजगी दूर कर दी तो ठीक, अदरवाइज वो मेरे पे एंटी डिफेक्शन लॉ लगा देंगे स्पीकर साहब से बोलते हुए, और इससे मेरी जो मेंबरशिप है, एमपी या एमएलए की मेंबरशिप है, वो क्या हो जाएगी, रद्द हो जाएगी। 15 दिन का टाइम पीरियड दिया जाता है, ठीक है। इसमें एक फंडा था कि अगर 1/3 लोग, पार्टी के 1/3 लोग यहां से टूट के दूसरी पार्टी में ज्वाइन करते हैं तो फिर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। लेकिन अब क्या किया गया, इसको लोग क्या कर रहे थे, सिंगल सिंगल नहीं जा रहे थे, 1/3 जुटा रहे थे, लोग जुटा रहे थे, फिर किसी और पार्टी में जा रहे थे। तो एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 191 जो कि 2003 में हुआ, और इससे क्या कर दिया, इसको 1/3 को बढ़ा के क्या कर दिया, 2/3 कर दिया कि जो अब जाके दिखाओ, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है, इसको फिर एंटी डिफेक्शन में नहीं किया जाता काउंट, इसको मर्जर कहा जाता है कि आप इसकी पार्ट, इस आइडियोलॉजी से आप संतुष्ट नहीं हो, आपने दूसरी आइडियोलॉजी ज्वाइन कर दी, यहाँ पे एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट खत्म कर देना चाहिए, ठीक है। मतलब एंटी डिफेक्शन, आप लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा ही नहीं सकते, आपको ये कॉन्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज है। और लास्ट और फाइनल, इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक ही काम दोनों बोर्ड कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेंट्रल वाला भी कर रहा है, स्टेट वाला भी कर रहा है। अब सेंट्रल वाला स्टेट को कुछ कहेगा तो ये फेडरल फीचर, भाई आप हमारे राज्यों की ताकत को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ऐसी बात आ जाएगी। तो ये ध्यान में रखना है कि आप फेडरल फीचर को वायलेट ना करो, वायलेशन ना करो फेडरल फीचर का, ठीक है। आप फेडरल फीचर का वायलेशन ना करो और साथ साथ इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन में सामंजस्य बना के रखो। तो ऐसा कुछ आपको करना है, ठीक है। ऐसा कुछ प्रपोजल लाना है कि जो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक ही काम इलेक्शन कमीशन कर रहा है, वही काम स्टेट इलेक्शन कमीशन कर रहा है, कभी कोई कर ले कभी कोई कर ले, ऐसा करके कुछ प्रपोजल ले आए, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जो हमको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में करने पड़ेंगे ताकि हम वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या कर सके, प्रमोट कर सके, ठीक है। जो हमने इतनी बहस की, इतना डिस्कशन किया, इसका क्या क्रक्स निकल के आता है, ठीक है। इससे हम क्या समझे, हमें क्या समझने के लिए मिलता है। पहले तो आप इतना क्लियर समझ चुके हैं कि ये जो चक्कर है ये गलत चक्कर नहीं है। ये किसका सिस्टम, जो ये गवर्नमेंट का वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है, ये गलत नहीं है। बट इसमें दिक्कत क्या हो सकती है कि देखो, एक ही दिन अगर आप वोट करने जा रहे हो, मैं अगर वोट करने, आज हमारे पास इलेक्शन से रिलेटेड अवेयरनेस इतनी नहीं है कि देखो मैं आज वोट देने गया, गांव देहात में अगर कोई वोट करने गया तो अगर उसने तीन बूथ है आपके पास, यहाँ पे आपने एमपी चुनना है, यहाँ पे आपने एमएलए चुनना है, यहाँ पे आपने लोकल बॉडी के लिए कोई चुनना है। तो मैं अगर गांव में देखूं,
कोई अगर बुजुर्ग महिला गई तो वो जनरली क्या पर्सपेक्टिव लेके जाएंगे, यहाँ भी बीजेपी को दे दिया, यहाँ भी बीजेपी को दे दिया, यहाँ भी बीजेपी को दे दिया, या फिर यहाँ भी कांग्रेस को दे दिया, यहाँ भी कांग्रेस को दे दिया, यहाँ भी कांग्रेस को दे दिया। ठीक है, वो यहाँ पे इतना अलग क्लासिफिकेशन अपने माइंड में नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पे ये अच्छा है, यहाँ पे ये अच्छा है, यहाँ पे ये अच्छा है। एक ये दिक्कत मुझे लगती है हो सकती है। लेकिन हम क्रक्स डिस्कस कर रहे थे, क्रक्स क्या होगा इस पूरे डिस्कशन का। ओवरऑल दिया देखा जाए, अगर ये जो हमने जो कुछ भी पढ़ा, जो कुछ भी हमने देखा, ये प्रैक्टिकली प्रूव है और प्रैक्टिकली संभव है तो किया जाए। अच्छा कंसेप्ट है, कुछ गलत नहीं है। ठीक है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन ये है कि अगर हम अपने फेडरल फीचर को इससे नुकसान करते हैं तो हमें एक्सेप्टेबल नहीं होगा। हमें कोई ऐसी पॉलिसी बनानी है, कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है जिससे हम अपने फेडरल फीचर को क्या करें, बचा करके, फेडरल फीचर को कोई नुकसान ना हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात थी हमारे वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड। आप सभी लोगों को एक ओवरव्यू मिल चुका होगा, एक बेसिक कंसेप्ट मिल चुका होगा, एक क्रक्स मिल चुका होगा, जिससे अगर आप किसी भी एग्जाम में इस क्वेश्चन को अटेंड करें या फिर किसी डिबेट डिस्कशन में इस टॉपिक से रिलेटेड बात करें तो आप लोगों के पास भी अच्छे फैक्ट्स हो, आप लोगों के पास भी अच्छा कॉन्सेप्ट हो, आप भी अच्छे से समझा सके। ठीक है, तो आज मैं इस टॉपिक को यहीं तक रखता हूं। एक बार फिर कहूंगा आप सभी लोगों से, अगर आप लोग डिफेंस एस्पिरेंट हैं तो आप सभी लोग हमारी एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं। हमारी एकेडमी का नाम है कमांडेंट डिफेंस एकेडमी, और आप सभी लोग हमारी एकेडमी से जुड़ने के लिए इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। ये अलग अलग नंबर्स हैं, यहाँ पे आपकी क्वेरीज को, आपके ऑफलाइन ऑनलाइन से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं वहां पे सॉल्व की जाएंगी। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हम आप लोगों के लिए डेली हीट टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ अच्छी वीडियोस लेके आ रहे हैं। रिसेंटली G20 से रिलेटेड हमने एक सेशन कवर किया, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमांडेंट डिफेंस एकेडमी हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, और अगर आप लोग टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो सेम कमांडेंट डिफेंस एकेडमी हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, एक बार फिर कहता हूं, अगर आप लोगों को इस सेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, आप सभी लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम है त्रिपाठी अंशुल _। आप सभी लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं tripathi_anshul642@gmail.com पे। और आप सभी लोगों को ये पीपीटी पीडीएफ में अंशुल त्रिपाठी पीडीएफ, जो कि एक टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे मैं अपलोड कर दूंगा। आप सभी लोगों को ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है पीपीटी और पीडीएफ के लिए, जिससे आप क्या कर सके, नोट मेकिंग कर सके। तब तक के लिए आप सभी लोग मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।